हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदी भाषा कौशल की इकाई 3 जो कि अपने बीए फर्स्ट सेमेस्टर के है देवनागरी लिपि का मानक स्वरूप के अंतर्गत पहले इनकी सामान्य जानकारी, फिर इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसकी जानकारी देखते हैं। लिपि किसी भाषा के लिखने के ढंग या भाषा की लिखावट को लिपि कहते हैं। या किसी ध्वनि या आवाज को लिखना हो, पढ़ना हो या उसे देखने योग्य बनाना हो, उसे लिपि कहते हैं। लिपि के गुण या विशेषताएं। लिपि की अनेक विशेषताएं हैं जो इन बिंदुओं में देखी जा सकती है। पहला, लिपि मानवीय विचारों को दीर्घायु प्रदान करती है। लिपि विचारों को आगे बढ़ाती है। लिखते समय हम व्यवस्थित ढंग से अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, कारण चिंतन और विचारों का विकास होता है। 2, लिपि भाषा सुरक्षा प्रदान करती है। पुराने समय की लिखित सामग्री आगामी पीढ़ियों के लिए भी उपयोगी होती जाती है। इसी कारण लिपि से सामाजिक विकास को तीव्रता और गति मिलती है। 3, लिपि एक व्यक्ति के भावों, विचारों को सैकड़ों तो क्या करोड़ों लोगों तक पहुंचा देती है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति तक लिपि की पहुंच लाने से संसार के मानवों को एक सूत्र में पिरो सकती है। देवनागरी लिपि। देवनागरी भारत की एक प्रमुख लिपि है जो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये अभी जो आप देख सकते हैं वो देवनागरी लिपि है। इसका विकास भारत की प्राचीन ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं। संसार में प्रचलित 3 प्रमुख लिपियां रोमन, उर्दू और देवनागरी में देवनागरी लिपि ही अधिक वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। इसकी अनेक विशेषताएं हैं जिनमें से कुछ इस रूप में देखी जा सकती है। पहला, एक ध्वनि या सांकेतिक चिन्ह। आदर्श लिपि का यह गुण माना जाता है कि एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह हो। देवनागरी लिपि में यह गुण विद्यमान है। अंग्रेजी, उर्दू में ऐसा नहीं है। दूसरा, एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण। आदर्श लिपि में दूसरी खूबी यह होती है कि उसमें एक ही ध्वनि के लिए एक ही वर्ण हो। यह केवल देवनागरी लिपि में ही मिलता है। जैसे ई की मात्रा है तो वो ई की मात्रा ही होगी, लेकिन अगर इंग्लिश में देखा जाए तो BUT को बट पढ़ेंगे, बट, लेकिन PUT को क्या पढ़ेंगे, पुट। दोनों में UT रहा है, ठीक है। तो ऐसा देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं होता है। देवनागरी का प्रत्येक अक्षर उच्चरित होता है। अंग्रेजी में कई शब्दों में अक्षर मुख्य है, जैसे हाफ में 1, नाइफ में के नहीं बोला जाता, ठीक है। देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं होता, मतलब इसमें कोई साइलेंट वर्ड्स ऐसा कुछ नहीं होता है, जो है वो सीधा सीधा पढ़ा जाता है। देवनागरी में व्यंजनों का संयोग जैसे ज, प्र, त्य, न, त आदि को अंकित करने की सुचारू और स्पष्ट पद्धति है। इसके कारण लिखते समय देवनागरी के शब्द कम जगह घेरते हैं। 5, देवनागरी वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक है। स्वर पहले, बाद में व्यंजन है। स्वरों में भी न पहले ह्रस्व है फिर दीर्घ स्वर है। इसी तरह व्यंजन भी मुंह से हवा बाहर निकालने के क्रम में क्रमशः कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ्य इस क्रम में वैज्ञानिक ढंग से संयोजित है। प्रत्येक वर्ग के व्यंजनों में अघोष, सघोष तथा अल्पप्राण, महाप्राण एवं नासिक वर्ण का स्थान और उच्चारण स्थिर है। 6, देवनागरी वर्णों के नाम उच्चारण के अनुरूप है कि उर्दू क, च, ल को काफ, चे और लाम कहते हैं। अंग्रेजी में GHIJ। सबके नाम निराले ढंग से रखे गए हैं। 7,
देवनागरी जिन भाषाओं के लिए व्यवहृत होती है उनकी सभी ध्वनियों को अंकित करने में समर्थ है। अब तो इसका विस्तार करके भारत भर की भाषाओं की ध्वनियों को उपयुक्त बनाया जा रहा है। इनमें नए चिन्ह जोड़े गए हैं। 8. इस लिपि के लेखन और मुद्रण के अक्षर एक रूप हैं। 9. कलाविद बताते हैं कि सीधी रेखा की अपेक्षा वक्र रेखा अधिक सुंदर होती है। वक्र से ही बांका शब्द बना है। देवनागरी का प्रत्येक अक्षर वक्र है, इसलिए बांका है, सुंदर है। यह लिखावट सुगठित भी है। 10. देवनागरी लिपि स्वदेशी लिपि है। उर्दू रोमन लिपि विदेशी है। 11. देवनागरी लिपि का प्रयोग बहुत व्यापक है। संस्कृत, नेपाली, हिंदी, मराठी की तो यह एकमात्र लिपि है, परंतु पंजाबी और गुजराती के लिए भी इसका प्रयोग होता रहा है। 12. यह लिपि भारत की अनेक लिपियों के निकट है, इसलिए सबको सुलभ है। इसी से यदि भारत की भाषाओं की एक लिपि हो तो वह देवनागरी ही हो सकती है। देवनागरी की लिपि के दोष, कमियां या त्रुटियां। अभी हमने देवनागरी लिपि की विशेषताएं पढ़ी, अब हम इसके दोष पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, अक्षरात्मक लिपि। देवनागरी अक्षरात्मक लिपि होने से इसके प्रत्येक सांकेतिक चिन्ह में स्वर और व्यंजन आपस में मिले हुए रहते हैं। दूसरा, लंबी वर्णमाला। देवनागरी के अक्षरों की संख्या अधिक है। 3. अवैज्ञानिक संयुक्त ध्वनि चिन्ह। वैज्ञानिक लिपि में एक ध्वनि के लिए एक ही ध्वनि चिन्ह होना चाहिए। देवनागरी लिपि में श्र, क्ष, त्र, ज्ञ आदि में संयुक्त ध्वनियां हैं। 4. लेखन और उच्चारण में भेद, जैसे दब्दव, धर्म, अनावश्यक ध्वनि चिन्ह। अर्ध, र के लिए क्रम, कर्म, क्रम 3 चिन्ह हैं। अस्पष्टता, जैसे खाना और रवाना, उद्यम और उद्यम। 7. शीघ्र लेखन की दृष्टि से असुविधाजनक। देवनागरी लिपि में सुधार हेतु गठित समितियां। पहला, काका कालेतकर समिति 1935। 2. काशी नगर प्राचीरिणी सभा 1945। 3. आचार्य नरेंद्र देव समिति 1947। देवनागरी लिपि का मानकीकरण। देवनागरी लिपि के मानकीकरण के सुझाव निम्नलिखित हैं। पहला, शिरोरेखा के प्रयोग को अनिवार्य कर देना चाहिए। इससे वर्णों के बीच भेद किया जा सकेगा। शिरोरेखा के अभाव में ध, घ, ख, व, र, व, म, भ का अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता। ध्वनियों के उच्चारण में एक रूपता अति आवश्यक है। इस लिपि के वनों की द्विरूपता को समाप्त कर देना चाहिए, जैसे अ, श्र, था, न, ज, ट, ल, त, त, त्र आदि। संयुक्त वर्णों का प्रयोग संयोग लेखन, उच्चारण, लांघवता व तीव्रता को दर्शाता है। इसे भी बनाए रखा जाए, जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ आदि। 4. वर्णों को संयुक्त करने की प्रक्रिया चाहे आसपास हो या ऊपर नीचे, दोनों स्थितियों में वैज्ञानिक है, जैसे मिट्टी, लट्टू। 5. र ध्वनि के चारों प्रयोग वस्तुतः अलग अलग न होकर र के कोणीय परिवर्तन मात्र है। इनका प्रयोग हूबहू किया जाए। 6. र का चौथा प्रयोग मूर्धन्य वर्णों में किया जाता है, राष्ट्र, ट्रक, ड्रम आदि। 7. संज्ञा शब्दों के अंत में ई का प्रयोग होना चाहिए, ये का नहीं, जैसे भलाई, पिटाई, कमाई, पढ़ाई आदि। 8. नासिक ध्वनियों एवं
उनमें प्रयुक्त वर्ण प्रतीकों के संयोग को लेकर यदि सजग रहा जाए तो इनमें से किसी प्रयुक्त को हटाने की जरूरत नहीं है। ये सभी प्रतीक एक दूसरे से अलग हुआ अर्थभेदक है। नासिक वर्णों के अनुसार तथा अनुनासिक में बांटा जाता है। अनुस्वर ध्वनियों के उच्चारण में नाक की भूमिका होती है, जबकि अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में नाक और मुख दोनों का सहयोग होता है। नो अनुस्वार ध्वनियों के उदाहरण में बिंदी या बिंदु के प्रतीक का उपयोग होता है, जबकि अनुनासिक ध्वनियों के लिए अर्थ चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। अब हम बढ़ते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर, जिनके साथ उनके उत्तर भी दिए हुए हैं। देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? पहला है, यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। गलत, यह तो बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो यह कथन हमारा असत्य हो गया। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? ब्राह्मी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है बाईं से दाईं ओर। आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है ब्राह्मी लिपि। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि। नेपाली और मराठी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। डॉक्टर का मानक रूप है डॉक्टर। राम राज्य का शुद्ध रूप लिखते हैं राम राज्य, बीच में देश नहीं आएगा। ब्राह्मी लिपि की कितनी शैलियां थी? 3। हिंदी का विकास मूलतः किस बोली से हुआ? कौरवी बोली से। लिपि के गुण होते हैं। लिपि भाषा को सुरक्षा प्रदान करती है। वह देवनागरी लिपि में शब्दों का प्रत्येक अक्षर बोला जाता है। हिंदी को देवनागरी लिपि के अतिरिक्त अन्य किन लिपियों में लिखा जा सकता है? रोमन लिपि व उर्दू लिपि, दोनों में। भाषा का मूर्त रूप है लिपि। भाषा का वह रूप जो मुख से बोली जाती है। मौखिक भाषा। भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? भाष धातु से। संसार में प्रचलित लिपियों में सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि की विशेषताएं हैं: एक ध्वनि, एक सांकेतिक चिन्ह। देवनागरी वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक है। एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण का प्रयोग होता है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष प्रकाशित की गई? 1966 में। शिक्षा मंत्रालय द्वारा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण नामक पुस्तिका का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? 1967। लिपि के गुण हैं: मानवीय विचारों को आगे बढ़ाना, भाषा को सुरक्षा प्रदान करना और संसार को एक सूत्र में पिरोना। यही लिपि के गुण हैं। देवनागरी लिपि का विकास भारत की किस प्राचीन लिपि से हुआ है? ये क्वेश्चन अभी पहले ही आया था। ब्राह्मी लिपि, जिसे कुटिल या गुप्त भी कहा जाता है। भारत की प्राचीन प्रमुख लिपियां कौन सी है? खरोष्टी लिपि व ब्राह्मी लिपि, दोनों। ब्राह्मी लिपि के अन्य नाम हैं गुप्त लिपि और कुटिल लिपि। ये अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था। 10वीं शताब्दी के लगभग किस लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ अथवा देवनागरी का नामकरण हुआ है? नागर ब्राह्मणों में प्रचलित होने के कारण, नगर की लिपि होने के कारण, मंत्रों के बीच लिखे जाने वाले अक्षरों के कारण, ये तीनों। देवनागरी लिपि के दोष हैं: देवनागरी की वर्णमाला बहुत लंबी है। इसमें कई वर्ण दो तरह से लिखे जाते हैं। शीघ्र लेखन की दृष्टि से असुविधाजनक है।
26 देवनागरी लिपि के मानकीकरण संबंधी सही रूप है। इसमें विदेशी ध्वनियों को स्वीकार किया गया है। संविधान से भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को स्वीकार किया गया है। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप पाई को हटाकर किया जाता है। 27 केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी के मानकीकरण का प्रकाशन कब हुआ? 1973 में। 28 संयुक्त व्यंजन कौन से हैं अथवा संयुक्त व्यंजन कितने हैं? संयुक्त व्यंजन कुल 4 होते हैं। ठीक है। अक्षत्र, ये ज नहीं हो के ज्ञ है। ठीक है, या आप ज की जगह ज्ञ कर लेना। ठीक है। अक्षत्र, ज्ञ और श्र, ये चारों संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त का अर्थ होता है दो व्यंजनों से या दो वर्णों से मिलकर बना हुआ एक वर्ण। ठीक है। अयोगवाह है अ के ऊपर बिंदी और अ के पीछे 2 बिंदी अर्थात विसर्ग, ये दोनों अयोगवाह है। ऊष्म व्यंजन है श, श, स, ह, श, श, स, ह, ये चारों ऊष्म व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व, य, र, ल, व, ये चारों अंतस्थ व्यंजन है। हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण, कितने स्वर और कितने व्यंजन होते हैं? क्रमशः 45। कितने वर्ण होते हैं? उच्चारण के आधार पर वर्ण 45, स्वर 10 और व्यंजन 35। लेखन के आधार पर कितने वर्ण, कितने स्वर तथा कितने व्यंजन होते हैं? लेखन के आधार पर वर्ण 52, स्वर 13 और व्यंजन 35 होते हैं। देवनागरी लिपि का प्रयोग किन भाषाओं में होता है? संस्कृत, नेपाल, मराठी और हिंदी, इन चारों भाषाओं में देवनागरी लिपि का ही प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण में किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है? लिपि। व्याकरण में लिपि के अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है दाईं से बाईं ओर। और देवनागरी, कमेंट करना। किसी भाषा के लिखने का ढंग कहलाता है लिपि। किसी भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। यह हमारा चैप्टर यहाँ खत्म होता है। हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, जो है इकाई 4, हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति। राजभाषा हिंदी। राजभाषा का स्वरूप। राजभाषा सरकार द्वारा प्राधिकृत भाषा है, जिसे संविधान द्वारा सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद और विधान मंडलों तथा न्यायिक कार्यकलाप के द्वारा स्वीकृत किया गया है। राजभाषा शब्द का प्रयोग अधिक पुराना नहीं है। इस शब्द का प्रयोग भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही शुरू हुआ। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज से पृथक स्टेट लैंग्वेज या राजभाषा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग राजगोपालाचारी ने किया। इस शब्द का प्रयोग इस उद्देश्य से किया गया कि राष्ट्रभाषा से सरकारी कामकाज की भाषा के स्वरूप को अलग से स्पष्ट करते हुए उसे परिभाषित किया जा सके। सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने के कारण इसका शाब्दिक अर्थ हुआ राजा, शासक या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत भाषा। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता। राजकाज चलाने के लिए किसी न किसी भाषा की आवश्यकता पड़ती है। भारत में अपने अपने समय पर संस्कृत, पाली, प्राकृत अथवा अपभ्रंश राजभाषा रही है। स्वतंत्रता के बाद राजसत्ता जनता के हाथ में आई। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह आवश्यक हो गया कि देश का राजकाज लोक भाषा में हो।
अतः राजभाषा के रूप में हिंदी को एक मत से स्वीकार किया गया। इसी आधार पर 14 सितंबर 1949 को संविधान निर्मात्री सभा द्वारा भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। तब से समस्त राजकार्यों में हिंदी के प्रयोग का विकास हो रहा है। इसका अभिप्राय यह है कि शासन तंत्र, सरकारी कार्यालयों में कामकाज की भाषा राजभाषा है। राजभाषा संविधान द्वारा स्वीकृत वह भाषा है जो संघ और राज्य या राज्यों के बीच शासन एवं प्रशासन संबंधी कार्यविधियों को संपन्न करती है। सारा सरकारी कामकाज राजभाषा के माध्यम से ही संपन्न करने का प्रावधान है। संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान। संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान उसके भाग संख्या 5, 8 तथा 7 में दिए गए हैं। संविधान में राजभाषा के संबंध में दिए गए प्रावधानों को इन 4 वर्गों में बांटकर देखा जा सकता है। पहला, संघ की राजभाषा। दूसरा, संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा। तीसरा, विधि निर्माण एवं न्यायालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। चौथा, विधानमंडलों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। इन सबसे संबंधित अलग अलग अनुच्छेदों में राजभाषा हिंदी संबंधी प्रावधानों का निरूपण किया गया, जिन्हें इस प्रकार देखा जा सकता है। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधायकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 349 में भाषा से संबंधित कुछ विधियां, अधिनियम करने के लिए विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 350 क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 350 ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। राजभाषा के प्रयोग की प्रगति का इतिहास। राजभाषा के प्रयोग की प्रगति के इतिहास को राष्ट्रपति के आयोग, आदेश और समिति के आधार पर समझा जा सकता है। राष्ट्रपति का पहला आदेश 1952 में, राष्ट्रपति का दूसरा आदेश 1955 में, राष्ट्रपति का तीसरा आदेश 1960 में, राजभाषा आयोग 1955, संसदीय राजभाषा समिति 1956, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा संकल्प 1968, राजभाषा नियम 1976, राजभाषा संबंधी समितियां। पहला, केंद्रीय हिंदी समिति। दूसरा, केंद्रीय राजभाषा समिति। तीसरा, हिंदी सलाहकार समितियां। चौथा, केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियां। पांचवा, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां। छठा, विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियां। राजभाषा हेतु प्रेरणा तथा प्रोत्साहन। पहला, इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड। दूसरा, इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार। और तीसरा, नकद पुरस्कार योजनाएं 60 रुपए, 40 रुपए प्रति माह। राजभाषा में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन। राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा साहित्य का प्रकाशन और वितरण किया जाता है। इस संबंध में अनेक पत्र पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया जा रहा है। इनमें से प्रमुख पत्रिकाएं ये हैं। पहला, राजभाषा भारती त्रैमासिक। दूसरा, राजभाषा पुष्पमाला मासिक। तीसरा, उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका मासिक।
चौथा उच्च न्यायालय निर्णय पुस्तिका मासिक, आयुर्वेद महासम्मेलन पत्रिका मासिक, छठा वैज्ञानिक मासिक, 7 खेती मासिक, 8 इलेक्ट्रॉनिक भारती ये भी मासिक पत्रिका है, 9 आजकल ये भी मासिक है, योजना, बाल भारती, कुरुक्षेत्र ये तीनों भी मासिक पत्रिकाएं हैं। श्री कृष्ण कुमार ग्रोवर के अनुसार हिंदी में वैज्ञानिक पत्रिकाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। सामान्य विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, कृषि और पशुपालन, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, भूगोल, भूविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक और प्राणी विज्ञान आदि से संबंधित लगभग 350 पत्र पत्रिकाएं इस समय हिंदी भाषा में प्रकाशित की जा रही है। राजभाषा में पुस्तक प्रकाशन राजभाषा हिंदी में विविध सरकारी संस्थाएं, ट्रस्ट आदि पुस्तकें प्रकाशित कर रहे हैं। इनमें से प्रमुख ये हैं: पहला, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, दूसरा, नेशनल बुक ट्रस्ट, तीसरा, केंद्रीय साहित्य अकादमी, चौथा, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, 7,000 पुस्तकें प्रकाशित। राजभाषा में हिंदी वृत्तचित्र, भारत सरकार की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फिल्म प्रभाग द्वारा राजभाषा हिंदी के विभिन्न पहलुओं एवं हिंदी के विकास हेतु अनेक वृत्तचित्र तैयार किए गए हैं। इनमें प्रमुख ये हैं: पहला, उदयांजलि, दूसरा, एकता का पर्व, तीसरा, हिंदी सब संसार, चौथा, देश की वाणी, पांचवा, हिंद की वाणी, छठा, भारत की वाणी, सातवां, सितंबर 1949, आठवां, एकता की वाणी, नौवां, पूर्वांजलि, 10, संविधान के साक्षी, 11वां, अरुणांजलि, 12वां, मेघांजलि, 13वां, नागांजलि, 14वां, मणिपुर गाथा और लास्ट है केरलांजलि। राजभाषा हेतु हिंदी दिवस सप्ताह का आयोजन विभिन्न सरकारी विभागों के द्वारा 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा भी मनाया जाता है। इनमें हिंदी के विकास की अनेक प्रतियोगिताएं, चर्चाएं इत्यादि आयोजित की जाती हैं। हिंदी के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों पर विचार विमर्श कर उन्हें दूर करने का प्रयास भी किया जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। पहला, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? 10 मई 1963 को। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह वाक्य संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 343(1) में। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? 343 से 351 तक। राजभाषा के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति का पहला आदेश 1952 में जारी हुआ। निम्न में से पत्रिका का प्रकाशन मासिक नहीं है। राजभाषा भारती। राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधित रूप प्रस्तुत हुआ 1967 को। केंद्रीय हिंदी निदेशालय पुस्तकें प्रकाशित करती है। निम्न में से हिंदी वृत्तचित्र नहीं है। कुरुक्षेत्र। हिंदी भाषा को राजभाषा की स्वीकृति कब प्रदान की गई? 14 सितंबर 1949 को। राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा नियमावली 1976 के रूप में कितने नियम बनाए गए? 1976। इसका आंसर आप गूगल से कंफर्म कर लेना। राजभाषा नियमावली 1976 किन पर लागू होती है? केंद्रीय सरकारी कार्यालयों पर, केंद्रीय सरकारी निगम पर और केंद्रीय सरकारी कंपनियों पर। इन तीनों पर अर्थात सभी पर राजभाषा नियमावली 1976 लागू होती है। राजभाषा नियमावली 1976 के तहत राजस्थान किस वर्ग क्षेत्र में आता है? क वर्ग क्षेत्र।
13. राजभाषा नियम कब पारित हुआ? 1976 में। 14. त्रिपुरा की राजभाषा है बांग्ला। 15. राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री B.G. खेर। राजभाषा की कौन सी विशेषता सही है? राजभाषा राजकाज के विभिन्न कार्यों में प्रयुक्त होती है। इसमें पारिभाषिक शब्दों की भरमार होती है। इनमें पर्यायवाची शब्द नहीं होते। इनमें पर्यायवाची शब्द होते हैं, आई थिंक ये होना चाहिए, पर आप कंफर्म कर लेना। 17. राजभाषा की कौन सी विशेषता सही नहीं है? अ. यह देश के सभी नागरिकों की भाषा होती है। क्योंकि ये राजभाषा है तो ये राज्य के सभी लोगों की भाषा होगी ना, देश की तो राष्ट्रभाषा होगी। संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान किस भाग में किए गए हैं? भाग 17। संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किन अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 343 से 350। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के रूप में किसका उल्लेख किया गया? हिंदी। संविधान का अनुच्छेद 343 संघ की लिपि के रूप में किसे मान्यता देता है? देवनागरी लिपि। संविधान के किन भागों में राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? भाग संख्या 5, 8 व 17 में। अनुच्छेद 343 में संविधान के प्रारंभ से कितने वर्ष की अवधि तक अंग्रेजी भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयोग करने की बात कही गई थी? 15 वर्ष। 24. अनुच्छेद 343 में अंकों के किस रूप को स्वीकृति दी गई? अंतर्राष्ट्रीय रूप को। निम्नलिखित में से कौन सा राजभाषा संबंधी आदेश वैज्ञानिक, प्रशासनिक व विधिक प्रयोजनों के लिए हिंदी शब्दावली के विकास से संबंधित था? तृतीय, राष्ट्रपति के राजभाषा संबंधी कौन से आदेश खेर आयोग व पंत समिति की सिफारिशों के आधार पर दिए गए थे? तृतीय, राष्ट्रपति के तृतीय आदेश में कौन से निर्देश थे? भारतीय सरकार के कर्मचारियों का हिंदी प्रशिक्षण, वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन, प्रशासनिक व कार्यविधि संबंधी सामग्री के लिए हिंदी अनुवाद। अनुच्छेद 343 में किसे शक्ति दी गई कि वह 15 वर्ष की अवधि के पश्चात भी अंग्रेजी भाषा के उपयोग का उपबंध कर सकेगी? संसद। अनुच्छेद 344 में किसे शक्ति दी गई कि वे राजभाषा आयोग का गठन करें? राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर भाषा आयोग का गठन करेंगे? 344(1). अनुच्छेद 344(1) के अनुसार भाषा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 344(2) में आयोग के कितने कर्तव्य बताए गए हैं? 5। अनुच्छेद 344(2) में किस भाषा के अधिकाधिक प्रयोग की सिफारिश करना भाषा आयोग का कर्तव्य माना गया है? अंग्रेजी। संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा समिति के गठन की बात कही गई है? अनुच्छेद 344 चौथा। अनुच्छेद 344(4) के अनुसार राजभाषा समिति का गठन कितने सदस्यों द्वारा किया जाएगा? 30। राजभाषा समिति के कुल 30 सदस्यों में से लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य क्रमशः होंगे 20 व 10। अनुच्छेद 344(5) के अनुसार राजभाषा समिति अपनी राय किसे देगी? राष्ट्रपति को।
अनुच्छेद 347 के अनुसार किसे यह शक्ति दी गई है कि वे किसी भाषा को शासकीय भाषा का दर्जा प्रदान करें? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 348(2) में किसे यह अधिकार दिया गया है कि वह राज्य के उच्च न्यायालयों या शासकीय प्रयोजनों हेतु हिंदी भाषा या अन्य भाषा को प्राधिकृत कर सके? राज्यपाल। अनुच्छेद 349 के अनुसार संविधान के प्रारंभ से कितने वर्ष के दौरान भाषा संबंधी कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा? 15। राजभाषा हिंदी के संबंध में राष्ट्रपति का पहला आदेश किस वर्ष जारी किया गया? 1952 में। क्वेश्चन नंबर 42। राष्ट्रपति के किस आदेश द्वारा राज्यपालों, न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिपत्रों हेतु अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी को अधिकृत किया गया? प्रथम, राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा संबंधी द्वितीय आदेश कब जारी किया गया? 1955। राष्ट्रपति के द्वितीय आदेश द्वारा किन पत्राचारों या प्रतिवेदनों में हिंदी के प्रयोग किए जाने का उल्लेख था? संधियां व करार, अन्य देशों की सरकारों व उनके दूतों के साथ पत्र व्यवहार, राजनयिक को जारी किए जाने वाले औपचारिक दस्तावेज, ये तीनों। राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा संबंधी तीसरा आदेश कब जारी किया गया? 1960 में। राष्ट्रपति के तृतीय आदेश में कौन सा निर्देश था? मानक हिंदी शब्दकोश निर्माण, यूपीएससी की परीक्षाओं में हिंदी को भी वैकल्पिक माध्यम के रूप में अपनाया जाना, विधि शब्दावली निर्माण हेतु विधि विशेषज्ञों के आयोग का गठन। 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किनकी अध्यक्षता में किया गया? बी.जी. खेर। राजभाषा आयोग 1955 के संबंध में सही कथन है। इस आयोग का गठन अनुच्छेद 344 के अनुसार किया गया था। आयोग का कार्य राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी को प्रयुक्त करने संबंधी सिफारिशें देना था। आयोग ने 31 जुलाई 1956 को अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपा। संसदीय राजभाषा समिति 1956 के बारे में सही कथन पहचानिए। अनुच्छेद 344(2) के तहत इसका गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत द्वारा की गई। समिति ने 1959 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 1965 के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग सहभाषा के रूप में चालू रखा जाना चाहिए, यह किसका विचार था? राजभाषा आयोग 1955। भूतपूर्व प्रधानमंत्री नेहरू ने कब घोषणा की थी कि अहिंदी भाषी लोगों पर हिंदी नहीं थोपी जाएगी? 7 अगस्त 1959। किस दिन से अंग्रेजी की जगह हिंदी को पूरी तरह राजकाज की भाषा बनाया जाना था? 26 जनवरी 1965 को। वर्ष 1976 राजभाषा नीति के इतिहास में एक नया मोड़ लाया, क्योंकि इस वर्ष राजभाषा नियम बना। इस वर्ष संसदीय राजभाषा समिति व राजभाषा विभाग का गठन हुआ। इसी साल उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार के कर्मचारियों हेतु हिंदी पढ़ना अनिवार्य किया। ये तीनों। राजभाषा अनुभाग विभाग की स्थापना किस मंत्रालय के अधीन हुई? गृह मंत्रालय के अधीन। राजभाषा विभाग को किसके कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व सौंपा गया? राष्ट्रपति के हिंदी संबंधी आदेश, संसद की हिंदी संबंधी सिफारिशें और राजभाषा अधिनियम के उपबंध। राजभाषा अधिनियम के बारे में सही कथन है। इसे 10 मई 1963 को पारित किया गया। इसका उद्देश्य अहिंदी भाषियों की चिंता दूर करना था।
इस अधिनियम से जनता की सभी वर्गों की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। राजभाषा संशोधित अधिनियम 1967 के बारे में उपयुक्त कथन है। इसे 1963 के अधिनियम से अपनी भ्रांतियों को दूर करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। 8 जनवरी 1968 को इसे अधिनियम का स्वरूप दे दिया गया था। अहिंदी भाषी राज्यों की सहमति के बिना हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग जारी रहेगा। राजभाषा संकल्प 1968 के बारे में सही कथन बताइए। इसे 18 जनवरी 1968 को पारित किया गया। हिंदी की प्रगति की रिपोर्ट संसद में रखी जाएगी। सभी राज्यों में त्रिभाषा सूत्र का कार्यान्वयन किया जाए। राजभाषा नियमावली 1976 के तहत कोई कर्मचारी फाइल पर टिप्पणी किस भाषा में कर सकता है? हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषा में। राजभाषा नियमावली 1976 के तहत क्षेत्र के कार्यालयों को किस भाषा में पत्र भेजने की बात कही गई थी? हिंदी भाषा में। केंद्रीय हिंदी समिति के संबंध में सही कथन बताइए। इसका गठन 5 सितंबर 1967 को किया गया। यह समिति हिंदी के विकास व प्रसार के लिए विभिन्न सुझाव देने के लिए गठित की गई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राजभाषा नीति को लागू करने, समीक्षा करने व विविध प्रकार के सुझाव देने हेतु किन समितियों का गठन किया गया है? केंद्रीय हिंदी समिति व संसदीय राजभाषा समिति, हिंदी सलाहकार समितियां व केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियां, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां व विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियां। राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने हेतु कौन सी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जा रहा है? राजभाषा पुष्पमाला, उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, इलेक्ट्रॉनिक भारती। किस पत्रिका का प्रकाशन मासिक तौर पर किया जाता है? आजकल, वैज्ञानिक और बाल भारती इन तीनों पत्रिकाओं का प्रकाशन मासिक तौर पर किया जाता है। राजभाषा हिंदी में कौन सी संस्था पुस्तकों का प्रकाशन कर रही है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय, नेशनल बुक ट्रस्ट, केंद्रीय साहित्य अकादमी, ये तीनों। निम्न में से किस वृत्तचित्र का संबंध किसी राज्य विशेष से नहीं है? पूर्वांजलि। सूचना व प्रसारण मंत्रालय के फिल्म प्रभाग द्वारा हिंदी के विकास हेतु किस वृत्तचित्र को तैयार किया गया? देश की वाणी, हिंद की वाणी और एकता की वाणी। कौन से पुरस्कार हिंदी में काम करने हेतु दिए जाते हैं? इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड, इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार और नकद पुरस्कार योजना। निम्नलिखित पत्रिकाओं में से कौन सी त्रैमासिक है? राजभाषा भारती। यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है, तो हम आगे के चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। इकाई 5, भूमंडलीकरण के दौर में हिंदी। हिंदी भारत की प्रधान भाषा है। इसे मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वाले भारतीयों का प्रतिशत 45 है। द्वितीय भाषा व संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग करने वाले भारतीयों की संख्या भी इसमें जोड़ दी जाए तो यह प्रतिशत बहुत बढ़ जाता है। भारत के पूर्व में रहने वाला पश्चिम में बसे भारतीयों से संपर्क मात्रा हिंदी के माध्यम से ही कर सकता है। यह शक्ति संपर्क भाषा कही जाने वाली अंग्रेजी में भी नहीं है। अंग्रेजी देश की जनसंख्या की 1% से कम लोगों की मातृभाषा है। विगत 1.5 दशक में हिंदी भाषा के भूगोल और स्वरूप में जो परिवर्तन हुए हैं वह हिंदी भाषा और भूमंडलीकरण के सशक्त पारस्परिक संबंध को व्यक्त करता है। आज भूमंडलीकरण और मुक्त अर्थव्यवस्था का युग है। सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीकी क्रांति के माध्यम से वर्तमान पूंजीवाद विश्व बाजार या भूमंडलीय बाजार की अवस्था में पहुंच गया। भूमंडलीकरण के दौर में हिंदी की नई चुनौतियां
भूमंडलीकरण के इस दौर में भाषा के सामने आंतरिक चुनौतियों के साथ साथ बाहरी दबावों को भी प्रबलता हो गई। आज जिस तेजी से चहुमुखी विकास हो रहा है, उसमें भाषा के सरोकारों को भी बहुत व्यापक आयाम प्राप्त हुए हैं। आज हिंदी को अपने आप को साहित्य या दैनंदिनी की बोलचाल की भाषा के सीमित दायरे तक ही सीमित नहीं रखना है। उसे विज्ञान की भाषा के रूप में, संसदीय भाषा के रूप में, विधि व न्यायालयों की भाषा के रूप में, कंप्यूटर की भाषा के रूप में, व्यवसाय, व्यापार, बैंक, बीमा के साथ साथ विज्ञापन की भाषा के रूप में भी अपने आप को प्रतिष्ठित करने की बड़ी भारी चुनौती है। इसके अलावा हिंदी को राजभाषा के रूप में, खेलों, फिल्मों की भाषा के रूप में, मीडिया की भाषा के रूप में स्वयं को प्रतिष्ठित करने के लिए अनेकानेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया के क्षेत्र में हिंदी आज के युग में संचार माध्यमों का मानव जीवन में बहुत महत्व हो गया है। ये सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। संचार माध्यम भावों तथा विचारों को सामूहिक रूप में आदान प्रदान करते हैं, भाषा जबकि व्यक्ति को व्यक्ति के बीच का सेतु है, वही मीडिया समूह से समूह के बीच का संपर्क माध्यम है। इसी कारण न सिर्फ इसका फैलाव ही विस्तार लिए हुए नहीं है, वरन इसका प्रभाव भी अधिक विस्तृत और मारक बना हुआ है। रेडियो में हिंदी रेडियो जैसे श्रव्य संचार माध्यम में भाषा में एक और समाचारों की भाषा में शुद्धता पर अधिक जोर दिया जाता है। वहीं इसके मनोरंजन परक रूपों में भाषा अपेक्षाकृत अधिक खिचड़ी रूप लिए रहती है। वहाँ इसमें फर्राटेदार रूप दिखाई देता है, जिसमें अंग्रेजी भाषा का पर्याप्त सम्मिश्रण रहता है। मनोरंजन की अपेक्षा रेडियो में जितने अधिक प्रबल होती जाती है, उसकी हिंदी भाषा का खिचड़ी रूप उतना ही उभर कर सामने आता रहता है। एफएम रेडियो ने तो निर्णायक ढंग से हिंदी भाषा का स्वरूप ही बदल दिया है। टेलीविजन में हिंदी टेलीविजन अब अत्यधिक विषयों को समेटने को तत्पर दिखाई देता है। इसमें संस्कृति, खेलकूद, विज्ञान, व्यापार, फिल्म, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विविध विषयों को एक साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। इन सभी की भाषाई अपेक्षाएं अलग अलग होती हैं। सांस्कृतिक विषयों में संस्कृत का तत्सम शब्द बहुला भाषा की अपेक्षा होती है, तो विज्ञापनों में अंग्रेजी हिंदी के मिले जुले हिंग्रेजी रूप का भाषा का टेलीविजन की अपेक्षाओं के अनुरूप बदलते हुए बड़ी तेजी से हिंदी भाषा टेलीविजन की अपेक्षाओं के अनुरूप बदलते हुए बड़ी तेजी से इन सभी क्षेत्रों के प्रतिपाद्य को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य प्राप्त करती चली जा रही है। दूसरी ओर टेलीविजन ने हिंदी भाषा का प्रसार चहुं ओर कर दिया। विद्वानों के अनुसार टीवी में प्रयुक्त की जाने वाली हिंदी अब किताबी हिंदी नहीं रह गई है, बल्कि जबरदस्त, तुरंत, चटपट, हाजिर जवाबी हिंदी हो गई है। यह अधिकतर मिश्रित भाषी होती है, जिसे ग्लोबल हिंदी का नया रूप कहा जा सकता है, जो नए मार्केट, नए मीडिया और नए मध्य वर्ग के लिए बनाई गई है। विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी आजादी के बाद भारत में विज्ञान और तकनीक में जबरदस्त प्रगति हुई है। इसी कारण अन्य क्षेत्रों की तरह विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में भी हिंदी भाषा के सामने अनेक चुनौतियां उपस्थित की गई। प्रारंभ में इस सच्चाई को महसूस किया गया कि वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दावली के बिना विज्ञान के क्षेत्र में अंग्रेजी के प्रयोग को हटाकर हिंदी को स्थापित किया जाना असंभव है। ज्यादातर वैज्ञानिक इस बात का दृढ़ता से विरोध कर रहे हैं कि विज्ञान के क्षेत्र की सार्थक भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग किया जाए। वे सिर्फ अंग्रेजी को ही समर्थ भाषा मानते थे। इस कारण राजभाषा हिंदी में
कार्य करना एक प्रकार से उनके लिए निषिद्ध था, लेकिन अन्य क्षेत्रों की तरह विज्ञान के क्षेत्र में भी हिंदी ने तेजी से पर्याप्त विकास किया है। व्यापार के क्षेत्र में हिंदी। व्यापारिक क्षेत्रों में तो हिंदी का प्रयोग राजस्थान में बहुत पहले से किया जा रहा है। आजादी के उपरांत ज्यों-ज्यों व्यापार व्यवसाय जगत में विस्तार होता चला गया, त्यों-त्यों हिंदी के लिए नवीनतम चुनौतियां उपलब्ध होती रही। व्यापार जगत के लिए अपनी अनुकूलता सिद्ध करने के लिए हिंदी वाक्य विन्यास में कर्ता का लोप किया जाने लगा। शब्दों को नए अर्थ दिए गए, जैसे सोना, उछला, जीरा, डूबा, चांदी में तेजी इत्यादि प्रयोग। व्यवसाय जगत के पत्राचारों में अब हिंदी का प्रयोग अधिक किया जाने लगा है। इसके लिए अपेक्षित समस्त औपचारिक शब्दावली, वाक्य गठन और विन्यास के वैशिष्ट्यों को हिंदी ने तेजी से आत्मसात कर लिया है। लेखाकर्म तथा वही खातों के अंकन का कार्य भी अब हिंदी में किया जाने लगा। हिंदी में ये कार्य इतनी सुगमता से किए जा रहे हैं कि अकाउंटिंग के कार्यों में अंग्रेजी के वर्चस्व को तेजी से चुनौतियां उपस्थित की जाने लगी हैं। इनके साथ साथ विज्ञापन क्षेत्र में हिंदी, फिल्मों में, खेल जगत में भी हिंदी का अपना अलग स्थान और अधिक विकास हो रहा है। विदेशी में हिंदी। विदेशों में भी हिंदी, यहाँ विदेशों होना चाहिए, विदेशी हो गया। विदेशों में हिंदी। विदेशों में भी हिंदी बड़ी तेजी से अपने सामर्थ्य को प्रमाणित करने में समर्थ रही है। भारत के बाहर आज मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गयाना, त्रिनिदाद, दक्षिण अफ्रीका, उज्बेकिस्तान आदि में हिंदी का प्रयोग उस देश की मुख्य द्वितीय भाषा के रूप में किया जा रहा है। हिंदी के लिए इन देशों में हिंदी के जगह निम्नानुसार शब्द प्रयुक्त किए जा रहे हैं। फिजी में हिंदी को फिजी कहते हैं। सूरीनाम में हिंदी को सरनामी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में हिंदी को नैताली कहा जाता है। उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान में हिंदी को पारिया कहा जाता है। विदेशों में लगभग 135 कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में हिंदी शिक्षण का कार्य किया जा रहा है। विश्व हिंदी सम्मेलन। अब तक निम्नानुसार 11 विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। पहला सम्मेलन 1975, नागपुर, भारत। दूसरा सम्मेलन 1976, पोर्ट लुई, मॉरिशस। तीसरा सम्मेलन 1983, दिल्ली, भारत में। चौथा सम्मेलन 1993, पोर्ट लुई, मॉरिशस में। पांचवा सम्मेलन 1996, पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडाड व टोबैगो में। छठा सम्मेलन 1999, लंदन, यूके। सातवां सम्मेलन 2003, पारामरीबो, सूरीनाम। आठवां सम्मेलन 2007, न्यूयॉर्क, यूएसए। नौवां सम्मेलन 2012, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। 10वां सम्मेलन 2015, भोपाल, भारत। 11वां सम्मेलन 2018, पोर्ट लुई, मॉरिशस। पहले विश्व हिंदी सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के आधार पर वर्धा में 1997 में विश्व हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। यूएनओ में भी हिंदी को मान्यता प्राप्त भाषा के रूप में प्रयास किया जा रहा है। अब हम बढ़ते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की ओर। पहला प्रश्न, हिंदी अंग्रेजी का मिला जुला रूप है? हिंग्रेजी। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 1983 कहाँ आयोजित किया गया? दिल्ली, भारत में। उज्बेकिस्तान में बोली जाने वाली हिंदी को क्या कहते हैं? पारिया। फिल्मों में हिंदी भाषा की शब्दावली
खिचड़ी भाषा के रूप में अपनाए हुए हैं। डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी ने फिल्मों में प्रयुक्त बम्बईया हिंदी को क्या कहा है? पिजिन। किस देश में हिंदी को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? फिजी। अब तक विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित नहीं हुआ है। चेन्नई, भारत में। 8वां हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? न्यूयॉर्क में। कौन से विश्व हिंदी सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के आधार पर विश्व हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? पहले विश्व हिंदी सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के आधार पर विश्व हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। बीमा के क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग को राजभाषा के किस अनुच्छेद में अधिसूचित किया गया था? अनुच्छेद 351 हिंदी से संबंधित सॉफ्टवेयर है। सिद्धार्थ शब्दमाला अक्षर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा वैज्ञानिक शब्दावली का निर्माण कब शुरू हुआ? सन 1950। किन देशों में हिंदी का प्रयोग उस देश की मुख्य या द्वितीय भाषा के रूप में किया जा रहा है? मॉरिशस, फिजी और सूरीनाम में। किस अनुच्छेद के अनुसार बैंकों में भी हिंदी में कामकाज किए जाने का प्रावधान किया गया था? अनुच्छेद 351। समस्त बीमा कंपनियां किस राजभाषा नियम की अनुपालना करती है? राजभाषा नियम 10(4). हिंदी की पहली फिल्म कब बनी? 1931 में। हिंदी की पहली फिल्म कौन सी थी? आलम आरा 1930। निम्न में से कौन से देश में हिंदी को किन नामों से जाना जाता है? सूरीनाम, सरनामी, दक्षिण अफ्रीका, नैताली, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान में पाया। विश्व में हिंदी का प्रचार प्रसार करने वाले विदेशी विद्वान हैं? फ्रेडरिक पिकोट, अब्राहम ग्रियर्सन, फादर कामिल बुल्के। अब तक कितने विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं? 10। विश्व हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1971 वर्धा में। भारत के किन भूतपूर्व विदेश मंत्रियों ने यूएनओ में हिंदी भाषा में भाषण दिया? श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री पी.वी. नरसिंह राव। इन्होंने भारत के विदेश मंत्रियों ये भारत के भूतपूर्व विदेश मंत्री हैं। इन्होंने यूएनओ में हिंदी भाषा में भाषण दिया। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 10 से 12 सितंबर 2015 में। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन, अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ आ गया। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल, मध्य प्रदेश। दक्षिण अफ्रीका में बोली जाने वाली हिंदी को क्या कहते हैं? नैताली। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? नागपुर, महाराष्ट्र में। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ था। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? सन 1975 में। इसकी जानकारी आपको पहले दी जा चुकी है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ, दूसरा, तीसरा और कुल हिंदी सम्मेलन कितने हुए? 10। और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।